Welcome all. Welcome to Muft Study. This is the video for class 10th ICSE History and Civics by DN Kundra. हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी ICSE एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स स्टार्ट कर दिया। हम सिविक्स का चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं, जिसकी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो पहले आप वो वीडियोस देख लें। ये उसका 4th पार्ट है, उसी के कंटिन्यूशन में है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कोई भी वीडियोस आपकी मिस ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करा था सिविक्स का, द यूनियन लेजिस्लेचर। इसमें हमने यूनियन पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करा था। यूनियन पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप जाके देखें। राज्यसभा के बारे में डिस्कशन किया था हमने। 0 आवर तक अपने पिछली वीडियोस में 0 आवर तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। रेजोल्यूशन, अ रेजोल्यूशन इज अ मोशन प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन द मैटर ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अब क्या होता है, कोई भी मोशन है, अगर उसको आप हाउस में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है रेजोल्यूशन। ऐसा मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। मोशन क्या होता है, बेसिकली मोशन क्या होता है, कोई भी मैटर है जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और उस पर लोकसभा में डिस्कशन करना ज़रूरी है, तो उसको बोला जाता है मोशन। तो अगर उस मोशन को हम लोग लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं और उस पर डिस्कशन होता है, तो और अगर मेजोरिटी का ओपिनियन आता है उस मैटर पे, तो उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। तो ये किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए एक मेंबर को 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर वो कोई भी मोशन पास करना चाहता है लोकसभा में या डिस्कशन करना चाहता है, तो उसको 15 दिन का एक नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को। और स्पीकर चाहे तो उस 15 दिन के नोटिस को छोटा भी कर सकता है, यानी शॉर्ट कर सकता है। स्पीकर में अलाउ शॉर्टर पीरियड ऑफ द नोटिस। द मेजोरिटी ओपिनियन इन द हाउस ऑन सच मैटर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। और अगर मेजोरिटी का ओपिनियन आता है उस मोशन पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन। बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर कोई मोशन आपने लोकसभा में प्रेजेंट किया तो उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। मोशन क्या होता है, कोई भी ऐसा मैटर जो अर्जेंट है और लोकसभा में उसको डिस्कस करना जरूरी है, उसको बोलते हैं मोशन। प्रेसिडेंट्स एड्रेस, द प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। प्रेसिडेंट एड्रेस किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट दोनों हाउस की जॉइंट मीटिंग करता है। कब करता है, जब सेशन स्टार्ट होता है, पहला सेशन स्टार्ट होता है इलेक्शन के जस्ट बाद, तब प्रेसिडेंट करता है आपका एक जॉइंट सेशन करता है, दोनों हाउसेस का जॉइंट मीटिंग, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेस द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, दैट इज अ बजट सेशन। अब जब हर साल पहला सेशन स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं बजट सेशन, उसको भी आपका प्रेसिडेंट एड्रेस करता था। 2 बार प्रेसिडेंट जनरली एड्रेस करता है। पहला तो जब आपकी पहला सेशन स्टार्ट होगा, जब आप इलेक्शन जीत के कोई भी लोकसभा फॉर्म होती है, नई लोकसभा, तो पहला सेशन प्रेसिडेंट करता है, दोनों हाउसेज की एक साथ लेता है। उसके बाद हर साल प्रेसिडेंट जो फर्स्ट सेशन होता है, चाहे आपका जो बजट सेशन होता है, उसको भी प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज की मीटिंग एक साथ करता है उसमें। The president address is a policy statement of the government. The address outline the policy of the program and the government. अब इस एड्रेस में क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट की जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है, उन सबका डिस्कशन होता है। प्रेसिडेंट उन सबको देखता है और अपना दोनों हाउसेस में उसके बारे में डिस्कशन करता है। मोशन क्या होता है, मोशन हम जनरली मोटा मोटा भी आपको बता चुके हैं। वेन एवर अ मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट इज साउट टू बी डिस्कस ऑन द हाउस इज कॉल्ड मोशन। अब कोई मैटर ऐसा आ गया जो बहुत ही अर्जेंट है और जनता से रिलेटेड, यानी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उसको अगर आप डिस्कस करेंगे हाउस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोशन। मोशन अलग अलग तरह के होते हैं। पहला मोशन होता है मोशन ऑफ थैंक्स। द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी न्यू पार्लियामेंट एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया, जो पहला सेशन होता है नए पार्लियामेंट का, और हर साल जब पहला सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों को। दिस एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इज मूव इन द हाउस, डिबेटेड एंड अप्रूव, सच मोशन इज कॉल्ड एज मोशन ऑफ थैंक्स। अब ये सेशन क्या होता है, हाउस में अप्रूव कर दिया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होता है, डिबेट होती है इस सेशन में, और इस सेशन को बोला जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, इट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस गिविंग एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ द हाउस ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। अगर हाउस में कोई मैटर आ रहा है और उस पर आपको अपना ओपिनियन देना है किसी पर्टिकुलर मैटर पे,
बेसिकली आप इसको मान लेते हैं, मोशन क्या है कि कोई मैटर आया उस पर डिस्कस करना है, और अगर उसको ओपिनियन बना दिया गया और उसको हाउस में डिस्कशन उस पर चालू हो गया, मेजोरिटी ने अपना वोटिंग कर दी, मेंबर्स जो वहाँ पे हैं मेजोरिटी का ओपिनियन उस पर आ गया, तो वो रेजोल्यूशन फॉर्म कर देता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक रेजोल्यूशन होता है जो हाउस में आता है, जिसपे हाउस गिविंग एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ द हाउस, मतलब अपना ओपिनियन सब लोग देते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर पे। मोशन फॉर रिमूवल एंड इम्पीचमेंट, नाम से ही पता चल रहा है अगर किसी को हटाना है या किसी को रिमूव करना है तब एक मोशन पास होता है जिस पर डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं मोशन फॉर रिमूवल एंड इम्पीचमेंट। If the president, vice president, the speaker, judge, supreme court, and judge of the high court and supreme court act in the violation of the constitution, the parliament can remove, impeach such dignitary। अब अगर स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके जज कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको हटा सकती है। क्यों कैसे हटा सकती है, एक मोशन पास हो जाएगा उनके खिलाफ, उस पर डिस्कशन होगा लोकसभा में, अगर मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन उसको वोट कर दिया तो वो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इससे लोगों को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो इस मोशन को बोलते हैं मोशन ऑफ रिमूवल एंड इम्पीचमेंट। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, डेली बिजनेस ऑफ द हाउस इज प्रोग्राम वेल इन एडवांस एंड इज कंडक्टेड अकॉर्डिंगली। अब क्या होता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जो भी पर डे का काम होता है वो पहले से डिसाइड होता है, प्लान होता है कि इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये काम होगा, इस टाइम में ये काम होगा। बट इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ इमेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस क्रॉप अप, अब अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है बीच में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक से रिलेटेड है, वो अचानक से आ जाता है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि इसके लिए मेंबर्स कैन डिमांड एडजमेंट ऑफ द डिस्कशन ऑन द सिलेक्टेड बिजनेस, डिस्कस द मैटर इमीडिएटली। अब क्या होता है, मेंबर डिमांड कर सकते हैं कि जो पहले से प्री प्लान मैटर्स हैं जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, जो हमारे प्लानिंग है, उसको हटा दिया जाए और अभी जो अर्जेंट मैटर उठ के आया है पहले उसको डिस्कस कर लें। तो ये होता है मोशन ऑफ एडजमेंट। इसमें क्या होता है, जो पुराने मैटर जो पहले से प्री प्लान है उनको हटा दिया जाता है, और जो नया मैटर तुरंत उठ के आ गया कोई क्वेश्चन, उस पर डिस्कशन पहले होगा। बिसाइड दैट द हाउस हैज़ टू बी एडजर्न, इसके अलावा हाउस कैसे एडजन हो सकता है, ये तो आपका एक केस हो गया कि नया क्वेश्चन उठाया तो पुराने मैटर हटा दिए गए तो हाउस को एडजन कर दिया गया। इसके अलावा हाउस कैसे एडजन किया जा सकता है, आफ्टर द बिजनेस फॉर द वन डे, अब पहले दिन का अगर काम खत्म हो जाएगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। व्हेन डेथ अकर ऑफ द सिटिंग मेंबर ऑफ द हाउस, किसी मेंबर ऑफ के हाउस की डेथ हो जाए तो भी हाउस की मीटिंग को खत्म कर दिया जाता है। व्हेन देयर इज नो सच डिसऑर्डर इन द सो मच डिसऑर्डर इन द हाउस दैट इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट अ बिजनेस, अब अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा बवाल हो रहा है, मछली माहौल बना हुआ है, लोग चीखम चिल्ली कर रहे हैं, तो काम करना मुश्किल हो रहा है, तो भी स्पीकर उसको एडजन कर सकता है। और वांट ऑफ कोरम, अब अगर लोग ही नहीं आए, बहुत कम लोग, कोरम क्या होता है मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताइएगा कोरम क्या होता है। अगर कोरम बहुत कम है तो भी स्पीकर मीटिंग को एडजन कर सकता है, एज एंड व्हेन द स्पीकर फाइंड, और इसके अलावा जब स्पीकर जब चाहे तब उसको बंद कर सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडजर्नमेंट एंड द प्रोरोगेशन। एंड एडजर्नमेंट सस्पेंड द सिटिंग ऑफ द हाउस, एडजर्नमेंट क्या होता है कि आपका हाउस की मीटिंग को सस्पेंड कर देता है। प्रोरोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन पूरे के पूरे सेशन को टर्मिनेट कर देना, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना, यानी स्थगित कर देना। प्रोरोगेशन होता है पूरे के पूरे सेशन को ही टर्मिनेट कर देना। प्रोरोगेशन एंड्स द सेशन, द पावर टू एडजर्न टू द हाउस बिलोंग टू स्पीकर। अब एडजर्नमेंट की पावर किसके पास होती है, स्पीकर की। अगर एडजमेंट करना है, एडजमेंट सस्पेंशन होता है बेसिकली थोड़ी देर के लिए, तो वो स्पीकर के हाथ में होता है, स्पीकर उसको कर देता है। लेकिन अगर आपको प्रोरोगेशन करना है तो वो प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन आपको टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ये भी एक प्रेसिडेंट की पावर होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, बेसिकली हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में शायद डिस्कस कर चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स टिल इट्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब क्या होता है कि अगर आपका पार्लियामेंट्री सेटअप है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे काम करते हैं तब तक जब तक उनको लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस होता है। इफ़ अ सक्सेसफुल मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। इफ़ ऑन द अदर हैंड द मेजोरिटी मोस्ट अगेंस्ट द मोशन, गवर्नमेंट सर्वाइव। अब क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अगर, और उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भरोसा नहीं रहा, तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो जाता है। अब अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो गया तो फिर उस पर वोटिंग होती है। अब अगर जो लोग मेजोरिटी में होते हैं, अगर वो उसके पक्ष में वोट डालते हैं,
या उसके अगेंस्ट में अगर ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं कि मोशन नहीं पास होगा तो गवर्नमेंट बच जाती है, गवर्नमेंट सर्वाइव करती है। लेकिन अगर मोशन और गवर्नमेंट पास हो गया और सबने वोटिंग कर दी कि हाँ ये सही है, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ेगा लोकसभा में। No confidence motion are very important because when a debate held in a no confidence motion, member discuss the general policies of the government in the detail, not the matter of the particular bill. नो कॉन्फिडेंस मोशन और भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ का डिस्कशन होता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया आज से लेकर अभी तक और क्या कर रही है और क्या कर सकती है। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक मैटर को डिस्कस, पूरा गवर्नमेंट ने जितना अपना काम किया होगा उस कार्यकाल में, जितने दिन की भी वो गवर्नमेंट होगी, तो पूरी डिटेल में बात होती है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। अब उससे रिलेटेड लोग वोट करते हैं कि इसने सही काम किया है कि सही काम नहीं किया। अगर सही काम नहीं किया तो गवर्नमेंट हटा दी जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। अगर लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ ये ठीक है, इसके अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं सब के सब, तो गवर्नमेंट रहती है। इन सच अ वे मच लाइट इज शेड ऑन द डिफरेंट प्रॉब्लम एंड एटीट्यूड ऑफ द डिफरेंट पार्टीज टुवर्ड दम। अब इससे क्या होता है कि पूरे पूरे गवर्नमेंट का लिखा लेखा जोखा आ जाता है सामने कि गवर्नमेंट ने इतने सालों में क्या करा। तो इससे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वो भी अलग अलग प्रॉब्लम से हाईलाइट करते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, ये प्रॉब्लम यहाँ है, ये प्रॉब्लम यहाँ है। तो उससे क्या होता है, पूरी डिटेल में पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है क्या नहीं किया है। Call attention motion. A member of the parliament may, with prior permission of the speaker, call the attention of the minister to any of the urgent public importance and the minister may brief statement. अब क्या होता है कि कोई भी मेंबर है अगर पार्लियामेंट का, वो स्पीकर से परमिशन लेके एक किसी भी मिनिस्टर का अटेंशन सीख करने के लिए कॉल अटेंशन मोशन पास कर सकता है। यानी उसको किसी भी मिनिस्टर से अगर बात करनी, कोई मिनिस्टर है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो कॉल अटेंशन मोशन वो पास करेगा। और जो पर्टिकुलर मिनिस्टर होगा जिससे जिसकी उसको अटेंशन चाहिए उस पब्लिक मैटर के लिए, मतलब जनता के लिए जो भी काम है वो काम नहीं हो रहा, वो किसी और मिनिस्ट्री के अंदर आता है और वो मिनिस्टर उसका हेड है, तो वो क्या कर सकता है, स्पीकर की परमिशन लेके कॉल अटेंशन मोशन पास करा सकता है, जिससे वो मिनिस्टर उस मैटर पे अटेंशन दे और देखे क्या दिक्कत आ रही है। द मिनिस्टर में मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट और आस्क फॉर द टाइम टू मेक द स्टेटमेंट टू अ लेटर आवर और डेट। अब मिनिस्टर क्या करेगा, उस मैटर को देखेगा और थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बारे में देखेगा और थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद उसको बाकायदा डिस्कस करके बताएगा क्या क्या समस्या कहाँ पे आ रही है। दिस इज कॉल्ड अटेंशन मैटर। मतलब किसी भी मिनिस्टर का अगर अटेंशन सीख करना है आपको किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए, तो आप कॉल अटेंशन मोशन पास कर सकते हैं। Privilege motion. A privilege motion is moved by a member if he feel that a minister has committed a breach of privilege of the house. अब क्या होता है, ये भी एक मोशन है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पास करा सकता है या उसको प्रेजेंट कर सकता है लोकसभा में कि अगर उसको लगता है कि कोई भी मिनिस्टर है वो प्रिविलेजेस को फॉलो नहीं कर रहा या ब्रीच कर रहा है, पार्लियामेंट की कोई भी प्रिविलेज को सही से काम नहीं कर रहा, तो वो पास इसको मोशन को आगे रिप्रेजेंट कर सकता है या प्रेजेंट कर सकता है किसमें, लोकसभा में, बाय विद होल्डिंग द फैक्ट इन द केस एंड गिविंग द डिस्टॉर्टेड। और जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या, जो भी फैक्ट आ रहे हैं उस फैक्ट को पेश करेगा स्पीकर के सामने और बताएगा कि ये मिनिस्टर है, इस मिनिस्टर ने इस लॉ को ब्रेक करा या इस प्रिविलेज को ब्रीच किया है, तो उसके लिए वो मोशन को आगे प्रेजेंट कर सकता है। ये बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। मतलब प्रिविलेज से रिलेटेड अगर कोई भी मोशन पास होगा तो वो होता है प्रिविलेज मोशन। सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है, दिस मोशन इज ब्रॉट टू डिसअप्रूव और क्रिटिसाइज द सर्टेन डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, अब वो लोगों को सही नहीं लग रही है या डिसीजन है कोई सही नहीं लग रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वहाँ पे बैठे हैं उनको भी नहीं सही लग रहा, तो उस पॉलिसी को अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं तो उनको उसके लिए एक मोशन लाना पड़ता है, तो वो मोशन होता है सेंसर मोशन। द मेंबर शुड स्टेट द रीजन वाई ही शी इज मूविंग द सेंसर मोशन। उनको ये रीजन देना पड़ेगा क्यों वो सेंसर मोशन ला रहे हैं, क्या उनको समस्या आ रही है गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग होता है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड नॉट स्पेसिफाई द ग्राउंड, वेयर एज अ सेंसर मोशन शुड स्पेसिफाई द पॉलिसी और एक्ट दैट आर बीन सेंसर।
क्या होता है कि नो कॉन्फिडेंट मोशन से ये बहुत अलग होता है। नो कॉन्फिडेंट मोशन में क्या होता है, अगर नो कॉन्फिडेंट मोशन कोई भी पास हो जाता है तो उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली डिस्कस करना, पूरी डिटेल्स में डिस्कस करना है और उस पर फिर डिसीजन लिया जाएगा, वोटिंग होगी कि मोशन पास होगा कि नहीं होगा। लेकिन सेंसर मोशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेंसर मोशन में क्या होता है कि आप किसी एक डिसीजन की वजह से उससे गवर्नमेंट से नाखुश है या कोई एक पॉलिसी की वजह से आप गवर्नमेंट से नाखुश है, तो आप सिंगल मोशन पास करा दे। तो इस केस में गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर वोटिंग होती भी सिंगल मोशन में तो गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करेगा। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा मोशन होता है, अगर उसके उसके सपोर्ट में वोटिंग हो जाती है तो गवर्नमेंट को फिर रिजाइन करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट नॉट obliged टू रिजाइन, मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस सेंसर मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना है। नो कॉन्फिडेंस इन पास, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। और अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। कट मोशन क्या होता है? When the budget is being discussed or debated upon, a motion for the reduction of a demand of the grant may move. अब क्या होता है, जब बजट पास हो रहे होते हैं तो बजट का डिस्कशन जब हो रहा होता है या डिबेट हो रही होती है तो एक मोशन उसमें पास हो जाता है कि कहीं पे ज़्यादा बजट किसी को चाहिए तो उसका डिमांड को कट करने के लिए। इतना बजट गवर्नमेंट के पास नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको अगर इतना बजट चाहिए हम इसमें से कुछ कम करके आपको दे रहे हैं, तो वो कहलाता है कट मोशन। अब उसमें क्या होता है, पहला होता है टोकन कट। टू एयर अ पर्टिकुलर ग्रीवियंस द मोशन सेज दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस बाय 100। अगर कोई समस्या आ रही, कुछ ग्रीवियंस आ रही है या किसी ने डिमांड करी कि हमें अपने राज्य को सुधारने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, हमको इतनी ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई ग्रीवियंस अगर वहाँ पे कोई दिक्कत समस्या आती है उस मोशन से रिलेटेड, मतलब बजट से रिलेटेड, तो एक मोशन पास होता है जिसको बोलते हैं टोकन कट। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट कि 100 रुपये का रिडक्शन कर देती है। जो भी डिमांड अगले बंदे ने की कि इतना बजट चाहिए, उसमें 100 रुपये का रिडक्शन करके गवर्नमेंट उसको पास कर देती है। डिस अप्रूवल ऑफ द पॉलिसी कट, इसमें क्या होता है, टू एम्बेरेज अ गवर्नमेंट अ मोशन में बी मूव दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी रिड्यूस बाय 1 रुपी। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को बेइज्जत करने के लिए, एम्बेरस करने के लिए एक मोशन पास हो जाता है। मेंबर क्या करते हैं, एक मोशन पास करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर उन्होंने कोई डिमांड करी और गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, डिमांड इतना नहीं दे रही है, तो वो गवर्नमेंट को बेइज्जत करने के लिए क्या करते हैं, जो डिमांड होती है उसका 1 रुपया कम कर देते हैं। 1 रुपया कम करके डिमांड आगे बढ़ा देते हैं कि अब तो पास करते हैं। तो 1 रुपया खाली कम होता है इसमें, इसको बोलते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसमें गवर्नमेंट की बेइज्जती करने के लिए होता है बेसिकली ये। इकोनॉमिक कट, when the aim is to affect the economy, the motion says that the amount of the demand be reduced by specific amount। अगर इकोनॉमी को अफेक्ट करना होता है तब ये मोशन पास होता है। इस मोशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो आपको बजट में से कट करना पड़ता है, यानी डिमांड में से कट करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दिया जाता है कि इतना अमाउंट आपको इस डिमांड में से कम करना पड़ेगा, फिर उसके लिए वोटिंग होती है। जो मेजोरिटी में लोग होते हैं वो अगर वोटिंग पास हो जाते हैं तो फिर उसको कट कर दिया जाता है उतना अमाउंट। तो ये कहलाता है इकोनॉमिक कट। एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ, द 12th लोकसभा हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर, जस्ट 13 मंथ इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट वॉज डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एंड फ्रेश इलेक्शन वॉज अनाउंस। मतलब जो आपकी 12th लोकसभा थी ना, जो आपकी 12th लोकसभा थी वो सिर्फ 13 महीने चली थी। उसको प्रेसिडेंट ने डिजॉल्व कर दिया था और उसके बाद नए इलेक्शन हुए थे। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है जिसमें अलग अलग टेन्योर दिया हुआ है कि लोकसभा कितने साल तक चली। टोटल 17 लोकसभा है अब तक के इंडिया में बनी है, टोटल 17 लोकसभा, जिसमें से आपकी डेट बाय डेट दिया हुआ। पहली लोकसभा 1952 से 1957 तक चली थी और टोटल डिटेल यहाँ पे दिया गया। अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो 17th लोकसभा है। मई 2019 से अभी तक वो चल रही है और मोदी जी की गवर्नमेंट है। 2014 से 19 में भी मोदी जी की गवर्नमेंट थी और मई 2019 से अभी तक जो चल रही है वो भी मोदी जी की गवर्नमेंट ही है। तो ये 17th लोकसभा अभी करंट चल रही है। यहाँ पे भी एक फैक्ट दिया हुआ, देख लेते हैं। द ईयर 2002 मार्क द 50 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा। 2002 में क्या था, मनाया जाता है 50वां साल लोकसभा के फॉर्मेशन का। द गोल्डन जुबली ऑफ पार्लियामेंट, द गोल्डन जुबली ऑफ पार्लियामेंट सेलिब्रेटेड ऑन 12th में अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी। उस टाइम जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम 2002 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी जी थे। तो 12 मई को ये सेलिब्रेट करी गई थी गोल्डन जुबली लोकसभा के। 50 साल कंप्लीट हो गए थे 2002 में। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्स की पावर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
Although the primary function of the parliament is legislation, our parliament has to perform a series of other functions too. The main duties of the Indian parliament can be discussed. बेसिक फंक्शन तो आप जानते हैं पार्लियामेंट का मेन बेसिक फंक्शन क्या होता है, लेजिस्लेशन है, लॉ बनाना मेन फंक्शन इसका ये होता है। लेकिन वो और भी फंक्शन फॉलो करता है। तो पहला क्या, लेजिस्लेटिव पावर होती है उसके पास। लेजिस्लेटिव पावर बेसिकली वही है, आपका लॉ बनाते हैं, अलग अलग लॉ बनाए जाते हैं जनता के लिए। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो अब इस लॉ को फॉलो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव विंग होता है इनका, वो फॉलो करता है, तो उस पर कंट्रोल करता है पार्लियामेंट। जुडिशियली फंक्शंस भी होते हैं आपके। कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री और इलेक्टोरल फंक्शन, कंट्री के फाइनेंस यानी बजट भी यही बनाते हैं ना, बजट भी लोकसभा ही से पास होता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो कंट्री का फाइनेंस होता है उसको भी यही कंट्रोल करते हैं। तो पहली पावर की बात करते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है देखते हैं। द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी at the central level. It frames new law and amend or repeal them if necessary. On the 97 subjects of the union list and all residuary subjects which have not found a place in any of the list. अब क्या होता है कि पार्लियामेंट आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है, आप जानते हैं पार्लियामेंट अलग अलग लॉज बनाती है, नए नए रूल बनाती है और अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन पे। जितने भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होते हैं, मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है जितने अलग अलग मैटर्स, कौन कौन से मैटर आ सकते हैं, तो 97 सब्जेक्ट्स आपके यूनियन लिस्ट में होते हैं, उसके लिए लॉ बनाती है। और अलग से भी जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको जगह लिस्ट में नहीं मिली है, उन सब्जेक्ट्स पे भी ये लॉ बनाती है। एज फार एज द 47 सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, उसमें 47 सब्जेक्ट होते हैं। एक यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती हैं। तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग मैटर, जो अलग अलग मैटर जो सामने आते हैं गवर्नमेंट के सामने, तो हर मैटर से रिलेटेड वो लॉ बनाती है। तो यूनियन लिस्ट में आपके 97 होते हैं, कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसमें आपके 47 सेक्शन सब्जेक्ट होते हैं। द लिस्ट आर कंसिडर बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर have got rights to make the law, but any state law comes into the conflict with the central shall prevail. यूनियन लिस्ट में पूरी की पूरी लॉ बनाने की ताकत किसके पास होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी पार्लियामेंट के पास होती है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट होती है इसमें स्टेट भी लॉ बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। इसमें 47 सब्जेक्ट होते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट में। तो इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ जो सेंट्रल के खिलाफ होगा तो फिर सेंट्रल का ही लॉ पास होगा, स्टेट का लॉ हटा दिया जाएगा। तीसरा क्या, इट कैन इलेक्ट लॉ ऑन द 61 सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। अब स्टेट लिस्ट क्या होती है, उसमें 61 सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए भी लॉ लेजिस्लेचर ही बनाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी है, जो लेजिस्लेटिव विंग है, वही लॉ बनाएगी स्टेट के लिए। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट होते हैं और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट होते हैं। इन सब पे लॉ कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। लेकिन स्टेट लिस्ट जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट ही बना सकता है, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है और सेंट्रल भी, दोनों बना सकता है। लेकिन वो लॉ काम करेगा अगर कोई लॉ ऐसा स्टेट ने बना दिया जो सेंट्रल के खिलाफ है, सेंट्रल वो लॉ हटा देगा और सेंट्रल का ही लॉ पास होगा। द राज्यसभा passes a resolution with 2/3 majority to the effect that a particular subject of the state list has come to assume national importance. अब क्या होता है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 मेजोरिटी से कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो स्टेट लिस्ट का है और उसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमने पहले ही बताया ना, राज्यसभा क्या करती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को वहाँ रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली एमएलए क्या करते हैं, राज्यसभा में एक बंदा अपनी स्टेट का भेजते हैं ना, तो वो स्टेट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो पार्लियामेंट में कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा, राज्यसभा का बंदा ही रिप्रेजेंट करता है। 2 or more states request the center to pass a law for them. 1 or more subject mutually agreed upon. अब क्या है कि एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं अगर, तो वो सेंटर से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि उनके लिए कोई लॉ बनाइए अगर कोई सब्जेक्ट उनका सेम है या दोनों लोग एग्री कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे। कोई मैटर ऐसा है कि 2 स्टेट में सेम मैटर हो रहा है और दोनों लोग एग्री कर रहे हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि उसके लिए आप लॉ बनाइए। द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट। अगर नेशनल इमरजेंसी कभी भी लगती है तो किसकी, कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। सच लॉ विल कंसर्न ओनली द स्टेट फॉर विच दे आर पास। अगर क्या होता है किसी स्टेट्स में सरकार गिर जाती है तो वो स्टेट किसके अंडर में आ जाएगी,
प्रेसिडेंट के अंदर आ जाती है। तो उसी को अपन लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। जब किसी भी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, सरकार नहीं चल पा रही स्टेट से, तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंट के अंदर में आ जाती है, तो प्रेसिडेंट उसको चलाता है। द यूनियन पार्लियामेंट हैज सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इन सर्टेन केसेस दीज अमेंडमेंट्स शुड ऑल्सो बी ratified by the majority of the state. The state can in no case initiate an amendment to the constitution. अब क्या होता है, यूनियन पार्लियामेंट को पूरा राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन उसको अलग अलग स्टेट्स से मेजॉरिटी से वोटिंग चाहिए होती है, कि हर स्टेट की सहमति चाहिए होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, या जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत। अगर सबकी मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है यूनियन पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट। पार्लियामेंट, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि रेजिडरी सब्जेक्ट जो होते हैं, जो स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या आपकी यूनियन लिस्ट में नहीं होते हैं और अलग से कोई मैटर आता है, तो उस पर भी लॉ बना सकती है गवर्नमेंट। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, विद इन 6 हफ्ते के लिए, विद इन 6 फीट आफ्टर इट सेशन हैज़ बिगन फॉलोइंग विच इन ऑर्डिनेंस लैब्स। अगर कोई लॉ बनाती है गवर्नमेंट, बेसिकली क्या होता है कि लॉ बनने से पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मोशन पास होता है, उस पर डिस्कशन होता है, जब वो डिस्कशन हो जाता है तो फिर उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। फिर वो रेजोल्यूशन के बाद वो बिल का फॉर्म लेता है, एक बिल बनता है, फिर बिल में वोटिंग होती है, कोई सहमत होता है, कोई सहमत नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सहमति सबकी हो गई है तो उसके बाद जाके वो लॉ फॉर्म होता है। तो अगर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है और प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और इसके लिए तुरंत लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वोटिंग नहीं होगी उसमें। उसमें प्रेसिडेंट डायरेक्ट आपका ऑर्डिनेंस पास कर देगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करा है तो 6 हफ्ते के अंदर उस पर डिस्कशन होगा लोकसभा के अंदर, और अगर नहीं होता है, सेशन नहीं बैठाया जाता 6 हफ्ते के अंदर, और अगर जो ऑर्डिनेंस पास हो चुका तो फिर वो फेल हो जाएगा। डिस्कशन 6 हफ्ते के अंदर करना ज़रूरी है, फिर उस पर लॉ बनना ज़रूरी है। द एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। हाँ, अगर प्रेसिडेंट ने अचानक से इमरजेंसी लगा दी तो भी क्या है, पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा कि इमरजेंसी जो लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये थी आपकी लेजिस्लेटिव पावर आपकी पार्लियामेंट की। अब देखते हैं कंट्रोल उसका एग्जीक्यूटिव पे क्या क्या कंट्रोल होता है। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब क्या होता है कि लॉ तो बन रहे हैं लेकिन उस लॉ को फॉलो भी करना है, तो जो उसको फॉलो करता है वो कौन है, अलग अलग कमीशंस बैठे होते हैं, वो लोग उस लॉ को फॉलो करते हैं, तो वो आपका एग्जीक्यूटिव विंग होता है। द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द मिनिस्टर आर चूजन फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टीज इन द पार्लियामेंट एंड दे होल्ड ऑफिस ओनली टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब अलग अलग मेंबर्स चुने जाते हैं अलग अलग मेजोरिटी पार्टी से, और वो तब तक रहते हैं सत्ता में जब तक उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। सरकार तभी तक चल सकती है ना जब तक कॉन्फिडेंस होगा मिनिस्टर्स को। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर जाएगी ना। टू बी मोर प्रिसाइज दैट ऑफ द लोकसभा, द पार्लियामेंट इन द वे इज कंट्रोलिंग द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या है, बेसिकली कंट्रोलिंग बॉडी है आपकी गवर्नमेंट की, जो सब कुछ कंट्रोल करती है। इट एक्सरसाइज दिस कंट्रोल थ्रू डिफरेंट वेज एज द गिवन बिलो। रूल बनाती है पार्लियामेंट और उसको कंट्रोल भी पार्लियामेंट ही करती है, क्योंकि उन रूल को फॉलो भी तो कराना है। तो पहला क्या है इसमें, क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जनरली, वही है एन आवर अ डे इन अ डेली रूटीन ऑफ द पार्लियामेंट when in the session reserved for asking question for the government. The member can ask any question relating to the administration policies and the minister are obliged to answer them. क्वेश्चन आवर क्या होता है, जब भी कोई भी दिन चालू होता है पार्लियामेंट का, उसमें तो पहला घंटा होता है वो आपका क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनका जवाब देना पड़ता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। If a government flouts the constitution and act in the contravention of the provision, therefore the government can vote it out of the office by passing the vote of the no confidence against the prime minister or the ministry or a whole or any of his minister. In such a case, the whole ministry has to resign. अब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को खिलवाड़ कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक मोशन पास करा देंगे जिसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी उन्होंने पढ़ा है। अदर मोशन ऑफ सेंसर मोशन अभी हम देख चुके हैं। सेंसर मोशन क्या होता है कि द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट बाय द नंबर ऑफ अदर मोशन ऑल्सो।
इफ पास amount to no confidence they include adjournment motion, motion of censure against the minister, rejection of the government bill, passing of the private bill. तो क्या होता है कि एक कंट्रोल ये भी है पार्लियामेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, वो अलग अलग मोशंस पास करा सकती है। नो मोशन पास करा सकती, मोशन ऑफ सेंसर पास करा सकती, आपका रिजेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बिल पास करा सकती, पासिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये अलग अलग मोशंस होते हैं कि पार्लियामेंट ये सब गवर्नमेंट के खिलाफ पास करा सकती है। तो ये एक पावर है पार्लियामेंट की गवर्नमेंट के ऊपर। मॉनेटरी कंट्रोल क्या होता है? द पार्लियामेंट होल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट टाइट बाय वोटिंग अ कट ऑफ द एनुअल और सप्लीमेंट्री बजट और कट इन द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर इन द फेस ऑफ अपोजिशन। अब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल जो बजट भी पास होता है तो वो भी किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में ही है। तो पार्लियामेंट चाहे तो वोटिंग करके एनुअल कट कर सकती है, किसमें बजट में कम कर सकती है, मिनिस्टर की सैलरी में भी कम कर सकती है। और अगर अपोजिशन पार्टी में ज़्यादा लोग हैं या मेजोरिटी थोड़ी ज़्यादा है या बराबर है अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन भी क्या कर सकती है? अपोजिशन के में कम लोग भी हैं तो उनकी भी सैलरी को पार्लियामेंट कम करा सकती है। बजट पास होगा तो बजट में डिस्कशन होगा आपका। तो डिस्कशन में क्या होता है, अभी हमने देखा था कि टोकन कट होता है, ये सब कट होते हैं, क्या होते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो इन सबसे ये चीज़ें पास करा के तो गवर्नमेंट चाहे तो बजट को भी, पार्लियामेंट चाहे तो बजट भी कम करा सकती है और सैलरी भी कम करा सकती है। द मोड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट द कंट्रोलर एंड द ऑडिट जनरल ऑफ द इंडिया एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, the controller and the auditor general of the India, the controller and the auditor general of the India act as the financial advisor। तो कौन फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है? द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्ट करता है फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह। तीसरी पावर क्या है? जुडिशली फंक्शन ऑफ द जुडिशली पावर क्या है? There is no denying the fact that the parliament is mainly a legislative body, but it enjoys a certain judicial power as some of the अब क्या है कि लॉ बनाती है ये तो पक्का पता है, लेकिन उसके पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर होती है वो भी देख लेते हैं क्या होता है। इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब ये क्या पहला पॉइंट क्या है कि वो प्रेसिडेंट को निकाल सकती है, रिमूवल पास हो सकता है ना। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेंगे। The charges can be framed by either of the two houses of the parliament by two-third majority. If charges are established by the other house by the same majority, the president stand impeachment and he is at once removed from his office। अब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी चार्जेस लगे हुए हैं, दोनों में से किसी हाउस ने लगा दिया, राज्यसभा ने भी लगा दिया और लोकसभा ने भी लगा दिया, और टू थर्ड मेजोरिटी से वो पास हो गया कि हाँ सबने वोटिंग करी। इफ़ द चार्जेस आर स्टेब्लिश बाय द अदर हाउस, और वही चार्जेस किसी और हाउस ने भी लगा दिए, मान लो पहले लोकसभा ने लगाए थे फिर राज्यसभा ने लगा दिए और सेम मेजोरिटी से लगाए, तो प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं ये। द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the High Court, the Chief Election Commission, and the Controller Auditor General of India if they found guilty of violating any clause of the Constitution। अब क्या है, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर ऑडिटर और जनरल ऑफ इंडिया को भी हटा सकता है अगर वो लोग कोई भी वॉयलेट करते हैं किसी भी क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के। फॉर दिस पर्पज द मोशन कैन बी मूव इफ सपोर्टेड बाय वन फोर्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द अदर हाउस एंड कैरिड ओनली इफ टू थर्ड ऑफ द ईच हाउस वोट इन द फेवर ऑफ द मोशन। अब इसमें क्या है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इस केस में अगर वन फोर्थ मेंबर है, क्या करा कि मोशन पास हुआ, इफ सब वन फोर्थ मेंबर ने उसको सपोर्ट कर दिया किसी भी हाउस के, फिर वो अगले हाउस में गया वहाँ पे टू थर्ड ने भी कर दिया, तो ये मोशन पास हो जाएगा और ये जजेस को हटा दिया जाता है। और आपका प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या होता है, टू थर्ड लोग, मेजोरिटी में जो बंदे हैं वहाँ पे टू थर्ड होना चाहिए। मान लो 60 बंदे हैं तो टू थर्ड कितना होगा उसका? 40 लोग। तो 40 लोग अगर दोनों हाउस के सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को हटाने के लिए तो प्रेसिडेंट हटेगा। इसमें इस केस में क्या होता है, वन फोर्थ एक हाउस के और टू थर्ड सेकेंड हाउस के। पार्लियामेंट कैन कंडेम एनी पर्सन इफ यू फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमेशन एंड कंटेम ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी भी बंदे को निकाल सकता है, किसी भी मेंबर को निकाल सकता है अगर वो पाया जाएगा गिल्टी किस चीज़ का, डिफेमेशन करता है या बदनामी करता है पार्लियामेंट की, या कंटेम ऑफ किसी भी हाउस की बेइज्जती करता है या बदनामी करता है बाहर जाके, और अगर वो गिल्टी पाएगा तो पार्लियामेंट उस मेंबर को भी हटा सकता है। इन 1961 द पार्लियामेंट रीप्रिमेंडेड एडिटर ऑफ द ब्लिस
फॉर ब्रिंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द रिडिकल्स। 1961 में पार्लियामेंट ने क्या किया था, रिप्रिमेंडेड किया था एडिटर ऑफ ब्लिस को। तो एडिटर थे ब्लिस के, एक मीडिया थी, प्रेस मीडिया थी, उसके एडिटर थे वो, आपके एक मेंबर को पार्लियामेंट में लाए थे, तो इसलिए उनको वहाँ पे भी कंडेम किया गया था। कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री। अब कंट्री फाइनेंस के ऊपर क्या कंट्रोल होता है, बेसिकली बात ही अभी मैं कर चुका हूँ, बजट जब पास होता है तो पार्लियामेंट ही करता है, तो क्या जाहिर सी बात है वो पैसे के ऊपर भी कंट्रोल करेगा। द यूनियन पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स। कस्टोडियन है, कस्टडी है पूरे पर्स की, पूरे देश का जो पैसा आता है, टैक्स कलेक्ट होता है, तो कहाँ जाता है, यूनियन पार्लियामेंट के पास ही जाता है। कंट्रोल यही तो करता है उसको। नाइदर अ पाई कैन बी स्पेंड ऑफ एनी आइटम नॉर अ पैसा कैन बी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस विदाउट द प्राइवेट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ना कोई पैसा कहीं से खिसक सकता, ना कोई पैसा टैक्स के थ्रू कलेक्ट होगा जब तक उसको पार्लियामेंट अप्रूव ना करे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये एनुअल बजट निकालते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द इनकम एंड द आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग ईयर is represented in the parliament by the union minister of finance with the prior approval of the president. The parliament is empowered to vote a cut in the budget or to reject it as a whole. अब क्या होता है कि हर साल बजट होता है, बजट सेशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन लेके आते हैं, और जितना भी ब्यौरा होता है पैसों का वो सारी डिटेल देते हैं कि हर साल कहाँ कहाँ पैसा खर्चा हुआ, और अगले साल उनको कितना बजट दिया जाएगा, वो कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, पूरी डिटेल वो प्रोवाइड करते हैं। Consolidated funds of India. Some items of the budget are charged from the consolidated form of India. The parliament has the right to debate the propriety of these items, but it cannot vote on them. कंसोलिडेटेड फॉर्म होता है इंडिया का, वो अलग होता है, बजट से अलग है उसका लेना देना, वो एक तरह से आप मान सकते हो वो रिजर्व फंड होता है। कुछ चीज़ें उससे खरीदी जाती हैं, उससे रिलेटेड आप पार्लियामेंट में बहस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आप वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्री डिमांड्स क्या होती है, द फाइनेंस मिनिस्टर में कम आउट विद सम सप्लीमेंट्री डिमांड्स इन द लेटर हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सच डिमांड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री बजट एंड ट्रीटेड बाय द पार्लियामेंट जस्ट एज द एनुअल। अब क्या होता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर साल के आधे हाफ में आता है और उसको कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स उसको बोलते हैं। तो जैसे बजट पास होता है वैसे एक सप्लीमेंट्री बजट पास होता है जिसमें पैसों को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, एनुअल बजट की तरह। द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और सैलरी और अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी कौन देता है, भाई पार्लियामेंट ही देगा। इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट टू डिसाइड द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ इट्स ओन मेंबर एंड ऑल्सो दोज ऑफ द मेंबर चीफ जस्टिस जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाउसेज। क्या होता है, चीफ जस्टिस जो होते हैं, जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी भी सैलरी कौन बनाता है, वो भी पार्लियामेंट के हाथ में होता है बस। बट दिस इज टू बी borne in mind that in all financial matter it is Lok Sabha which has the real power. The Raj Sabha has little power. अगर फाइनेंशियल मैटर में कोई भी दिक्कत आती है तो सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास बहुत ज़रा सी पावर होती है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। इलेक्टोरल फंक्शन अब इनके क्या होते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ टू परफॉर्म द सर्टेन इलेक्टोरल ड्यूटीज सच एज। अब इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं इंडियन पार्लियामेंट की, क्या क्या होती हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द विधानसभा एंड इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जो इंडिया का पार्लियामेंट होता है वो विधानसभा के इलेक्शन कराता है और प्रेसिडेंट के वही इलेक्ट करता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हाउसेज के बोथ द हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलके उसको इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स ओन स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर वाइल द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन ओनली। लोकसभा क्या करता है, अपने स्पीकर को इलेक्ट करता है और अपने डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करता है, अपने ही लोगों में से एक डिप्टी स्पीकर और एक स्पीकर को इलेक्ट कर लेता है। लेकिन राज्यसभा के पास खाली पावर होती है, वो अपना चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को ही इलेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। आई होप सो आपको यहाँ तक कि हमारा डिस्कशन समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।